Hello, with this lecture we are going to start class 12 physics lectures और class 12 physics में जो सबसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और इस लेक्चर की शुरुआत हम उसी चैप्टर से करेंगे और इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके फंडामेंटल्स को हम समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम मैटर से। और हम जानते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइड सम स्पेस एंड हैव सम डिफिनिट मास। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन, आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सुना होगा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी कि डाल्टन के अनुसार हर एक मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है और जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको उन्होंने नाम दिया एटम। जैसे कि अगर ये कोई मैटर है, ये पेन है, इसको अगर हम डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएं, ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ता जाऊं, काटता जाऊं, जो सबसे छोटा पार्ट आएगा, जो सबसे छोटा पार्ट जिसको और ज़्यादा आप नहीं काट सकते हैं, जो आपकी क्षमता से बाहर है काटना, उसको उन्होंने नाम दिया एटम। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, इफ देयर इज एनी मैटर नॉट मैटर्स, कि किस शेप का है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, जिसको कि फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। बट उनकी थ्योरी ये गलत थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जितने भी उन्होंने बोले थे लाइंस, 5-6 लाइंस उन्होंने बोला था कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको एटम बोलते हैं। हर एक एलिमेंट का एटम अलग होता है और वो एक ही तरह का होता है। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है। ठीक है, हर तरीके से, मास के फॉर्म में, अगर उसका कलर के फॉर्म में बात करें, उसके साइज के फॉर्म में बात करें तो अलग होता है। और आगे उन्होंने बोला था कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और इसी तरह कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। खैर, अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ने हमें, तो मैं बता रहा था कि डाल्टन ने बताया कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसको उन्होंने नाम दिया एटम। बट समय के साथ हमने पाया, जब और एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, तो हमें पता चला समय के साथ कि इस एटम को, जिसने डाल्टन ने बोला था सबसे छोटा है, इसको और नहीं तोड़ सकते, इसमें भी मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं। ये मोर देन 100 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है एक छोटा एटम। अगर इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, तो ये एटम भी मोर देन 100 पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसमें मुख्यतः है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बोर की थ्योरी पढ़ी होगी, तो बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डिफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक्चुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी दी थी, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन की थ्योरी दी थी रदरफोर्ड ने बोला था कि ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूट्रॉन बाद में खोजा गया था रदरफोर्ड के बाद। खैर, तो बोर थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन्स एक बहुत छोटे स्पेस में होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। बट ये थ्योरी उनकी गलत थी। मॉडर्न थ्योरी है इसकी कि एक एटम, जो ये एटम है जो सबसे छोटा है डाल्टन के अनुसार, अगर उसको हम जूम करते हैं, चलिए मैं जूम करता हूँ इसको एक बड़ा सा स्पेस में, ओह परफेक्ट सर्किल बन गया है। तो ये एटम जो है, इसको अगर हमने जूम किया, इस एटम को बड़ा किया, तो इसमें बहुत छोटा स्पेस है, बाकी सारा स्पेस खाली है। ये सारा स्पेस खाली है, आप कुछ भी चला कर मारोगे निकल जाएगा उससे। और एक्चुअली यही हुआ भी था। रदरफोर्ड का, अपने 11th क्लास की पढ़ी होगी केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उन्होंने पाया था कि जो भी अल्फा रेज का उन्होंने प्रहार किया था वो सारी ऐसे निकल गई थी। और उसके बिहाफ में उन्होंने उसकी बदौलत उन्होंने प्रूव भी किया था कि जे थॉमसन की थ्योरी गलत है। उनकी जो उन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल दिया था, वो गलत था। खैर, तो रदरफोर्ड ने हमें बताया कि एक बहुत छोटा जगह है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और साइंटिस्ट आए, ठीक है, हाइजेनबर्ग आए, श्रोडिंगर आए, और उन सबकी थ्योरी को जब कंबाइन किया गया तो हमें पता चलता है आज की डेट में
कि जो बोर ने बोला था वो गलत है। जो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ही पाए घूमते रहते हैं। अब कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। चलिए इसको तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस एटम में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कहीं भी हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स स्पेस नहीं है। समझ में आ रही है बात। और इसी बात को हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप श्योरली ये नहीं बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है और उसकी स्पीड क्या है। आप एक बताएंगे तो दूसरा गलत हो जाएगा। ये सब बातें करेंगे हम जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। और एक्चुअली आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा डोंट वरी, हम लोग सारी बातें करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया जाए तो आप कहीं भी हो सकते हैं शाम को 4 बजे। कोई फिक्स नहीं है कि आप घर पे होंगे कि ट्यूशन में होंगे कि आप स्कूल में हैं कि आप दोस्तों के साथ खेल रहे हैं या कुछ छिपा के कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, आप कहीं भी हो सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इस एटम के अंदर। कहाँ है वी डोंट नो, ठीक है, बट एक आइडिया लगाया जा सकता है कि वो कहाँ पे होगा। जैसे रात के 11 बजे की बात की जाए, हो सकता है 11 बजे रात को आप बाहर हों, बट एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ज़्यादा चांसेज है कि घर में होंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के मद्देनज़र एक नई थ्योरी लाई गई, ऑर्बिटल थ्योरी। एक्चुअली मैं थोड़ा फिजिक्स से बाहर निकल रहा हूँ फिलहाल के टॉपिक से, बट थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंतर्गत डिफाइन किया गया ऑर्बिटल बोला गया इट इज़ द 3D स्पेस। समझेंगे बात को, दिस इज अ 3D स्पेस, नॉट 2D लाइक बोर का ये मॉडल 2D मॉडल था। बट इलेक्ट्रॉन केवल 2D में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा, ठीक है, कोई बैलून लीजिए, बैलून में हवा कहीं भी, बैलून में जो हवा है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। और ये बोला गया कि ऑर्बिटल की डिफिनेशन दी गई कि इट इज द 3D स्पेस वेयर फाइंडिंग ऑफ probability of finding of an electron is maximum, ठीक है। तो ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ऑर्बिटल को डिफाइन किया गया। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है कि एक 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, मतलब मोर देन 99% है। जैसे मैंने बोला रात के 11 बजे आपके घर में पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऑल्दो आप बाहर हो सकते हैं, मे बी यू आर इन ट्रैवलिंग, ठीक है, मे बी कोई इमरजेंसी आ गया बाहर हो, बट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? घर पे पाए जाने की। गॉट इट? तो बिल्कुल उसी तरह ऑर्बिटल को भी डिफाइन किया गया। ऑर्बिटल बोला गया कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एटम है, सॉरी एटम ऐसा नहीं होगा, एटम ऐसा, चलो यहाँ पर बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पाई जाने की? तो सपोज कीजिए कि ऐसे मैंने कुछ बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही था। एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कभी वो यहाँ पर था, कभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर था। वो उसके, अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ, सपोज कीजिए कि 1 मिनट में कहाँ था उसका, अगर उसके पीछे सपोज कीजिए लाइट जला दी जाए और जहाँ गया मार्किंग कर दी गई तो ऐसे पाया गया, ठीक है। तो आप देखिए मैक्सिमम टाइम वो कहाँ पर था? ऐसे स्पेस में था। तो ये क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, बट ये सर्कल नहीं है। आप इमेजिन कीजिए गुब्बारा, वो ऐसे एक बिंदी के बीच में, गुब्बारे के बीच में इधर मूव कर रहा है, तो ये पूरा स्फीयर बनेगा। एक समझ पा रहे हैं बात? ये पूरा स्फीयर बनेगा। नहीं समझ पा रहे तो मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए कि ये मिठाई है, ठीक है, तो इस मिठाई के चारों ओर मक्खी अगर लगती है तो इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, ठीक है। बट मिठाई के मैंने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा रखा है, जब आएगी तो टकराएगी तो करंट लगेगा उसको, तो वो आसपास भिनभिनाएंगी बस केवल मक्खियाँ, ठीक है, चारों ओर, यहाँ भी,
ठीक है। तो वो स्पेस एक्चुअली सर्कल नहीं होगा, वो स्फेरिकल हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पाई गई वो हुई स्फेरिकल शेप में। ऐसे और भी शेप पाए गए, जब उसका टोटल निकाला गया तो कहीं पाया गया कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का जो शेप बन रहा है कुछ इस टाइप का भी बन रहा है, ठीक है। थोड़ी फिगर सही नहीं हुई, ये एक्चुअली ऐसा फिगर होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का बन रहा है। कभी उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी दिखी, कभी इसकी ऐसी दिखी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के राउंड ले सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस के राउंड ले सकते हैं, ये जेड एक्सिस के राउंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या नाम दिया गया? ऑर्बिटल। इसको एस ऑर्बिटल नाम दिया गया, स्फेरिकल ऑर्बिटल। इसको पी ऑर्बिटल नाम दिया गया। पी आपने पढ़ा होगा, पी का कक्षाएं नहीं बोलेंगे, आई थिंक उप कक्षाएं बोलते हैं, सब सेल्स। तो ये पी ऑर्बिटल हुआ। पी ऑर्बिटल 3 टाइप का आपने पढ़ा होगा, पी के 3 बॉक्स में आपने किया होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा होगा, व्हाट इट। उसी तरह डी ऑर्बिटल पाए गए जो कुछ इस स्टेप का होता है, ठीक। इसी तरह के शेप के पी, तो इसी तरह के शेप मिले डी में 5 मिले, एस में हमें 1 मिला, पी के 3 शेप मिले, ठीक है। तो इन सभी को ऑर्बिटल बोला गया। ऑर्बिटल क्या है? एक 3D स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अभी हम इन करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं बाहर निकल गया थ्योरी से, जो हमें पढ़नी थी इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लें, देन मैं आऊँगा अपने वापस टॉपिक पे तुरंत। ओके, तो आई होप कि जितना मैंने बताया उतना क्लियर हुआ होगा। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम बोलते हैं। एटम भी मोर देन 100 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्यतः हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को, चूँकि ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल में कुछ मास होगा। अगर आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? Fg कितना होगा? Gm1 m2 बाई r²। जो ये नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा बता दूं कि दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्या है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल क्यों बोला गया? यूनिवर्सल इसलिए बोला गया कि हर जगह लागू है, चाहे आप इस धरती पर बात कर रहे हो, इस अर्थ की बात कर रहे हो, या सन की बात कर रहे हो, हमारे प्लैनेट से बाहर आप सन की बात कर रहे हो, आप जुपिटर की बात कर रहे हो, आप सैटर्न की बात कर रहे हो, या मून की बात कर रहे हो, या किसी भी प्लैनेट या उसके मून की बात कर रहे हो, ठीक है। ये हर जगह अप्लीकेबल है। चाहे एक एप्पल की बात करें आप, या इस पेन की बात करें, या इस ब्लैक बोर्ड की, वाइट बोर्ड की बात करें, ठीक है, या पानी की बोतल की बात करें, या किसी ब्रिक की बात करें, हर एक पर ये लॉ लागू है, इसलिए इसका नाम दिया गया यूनिवर्सल, ठीक। ये लॉ कहता है कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं जिसके बीच मास, जिसका मास m1 और m2 है, और उसको अगर r डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इसके बीच एक फोर्स काम करेगा जो इन दोनों को खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के प्रोडक्ट के, वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। न्यूटन के अनुसार अगर 2 पार्टिकल्स जिसका मास m1 और m2 है, अगर आप r डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो एक दूसरे को खींचेंगे, और उनका जो फोर्स है, वो फोर्स जो खींचेगा उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी तेज़ी से वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर के। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कमज़ोर होगा। अगर सेम मास को थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखते हैं हम, ठीक है, तो ये फोर्स, सपोज कि r2 डिस्टेंस है, तो ये फोर्स कमज़ोर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। जब इसको कंबाइन किया गया तो आप लिख सकते हैं m1 m2 बाई r², और ये कांस्टेंट आएगा जब ये हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अगर इसको k हम मान लें तो दिस इज f k m1 m2 बाई r², ठीक है। और इस k की वैल्यू भी न्यूटन साहब ने निकाल दी जब उन्होंने सारे प्लैनेट्स को एक लाइन में लिया, उसके जितने भी
ऑर्बिट्स में जब वो चक्कर लगा रहे थे तो जो उनका टाइम पीरियड था उसको कैलकुलेट किया, और सारे कैलकुलेशन के बावजूद आप जानते हैं कि न्यूटन वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन आल्सो, तो उन्होंने के वैल्यू निकाल दी और उसको उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस अपने, ये तो बैकग्राउंड था यहाँ पर। तो चूँकि दो इलेक्ट्रॉन हमने लिया, इलेक्ट्रॉन मास है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। कितने फोर्स से, तो जी की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11। m1, m क्या है, मास है किसका, पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का, m2 मास है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट मी राइट इट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। बहुत छोटा मास है ये, कितना छोटा है बात करेंगे हम लोग। So 6.67 इंटू 10⁻11 और 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये दोनों ले लेंगे हम क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। क्यों 10⁻2, क्योंकि ये सारे वैल्यू SI यूनिट में है, तो इसको ही मैंने SI में कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब की जब वैल्यू निकालेंगे, आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे, तो ये अराउंड आएगा 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स की वैल्यू आई 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ गिवन बाय द न्यूटन, ठीक है, सॉरी सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के करीब आना चाहिए था विद द फोर्स ऑफ 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। उल्टा हुआ कुछ, ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हुए पाए गए, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हुए पाए गए और बहुत ही तेज़ी से दूर जा रहे थे। जितने तेज़ी से इनको अट्रैक्ट होना चाहिए था उसके कई करोड़ गुना, करोड़ गुना तेज़ी से वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। मतलब कि सपोज कीजिए, जैसे हमने उम्मीद की थी कि इन दोनों को इस तरह आना चाहिए था अट्रैक्ट, सपोज कीजिए जिस फोर्स से ऐसे आते हैं अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इतनी तेज़ी से दूर चले गए। सोचिए कितनी तेज़ी से आ रहे थे वो, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, वो इतनी तेज़ी से दूर चले गए। ये कुछ अजूबा था। जब इसका फोर्स कैलकुलेट किया गया कि कितने तेज़ी से दूर गए, तो इसकी वैल्यू मिली, अगर फोर्स उसको नाम दें हम, तो वो फोर्स हमें मिला 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। हालांकि ये फोर्स बहुत छोटा फोर्स है, ठीक है, बट इसकी तुलना में बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। और बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये छोटा है फिर इससे बड़ा है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी की सैलरी है 10 करोड़, 10 करोड़ अ मंथ, एक मंथ में उसकी सैलरी है 10 करोड़। हम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप वही अंबानी अडानी के पास चले जाएँ तो उनकी तुलना में कम होगा, क्योंकि उनका जो इनकम है वो इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यह फोर्स काफ़ी कम था, ये भी कम है, बट इसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो देखते हैं हम। तो अगर आप डिवाइड करते हैं दिस फोर्स, अगर इसको हम FE नाम दे दें, FE क्यों दिया मैं बताऊंगा तुरंत, और इसका FG है। जब इसको डिवाइड किया गया 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन, तो अराउंड आया 10⁻42 टाइम्स। दिस इज अराउंड 4 इंटू 10⁻42। मैंने केवल 10⁻42 लिखा है, मैंने केवल ऑर्डर लिखा है। तो यह फोर्स 10⁻42 टाइम्स हायर था, जो बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपसे मैं 1 रुपया लूँ और आपको बोलूँ 1 साल बाद आके मुझसे 10 लाख ले जाना, तो आप तुरंत तैयार हो जाएंगे देने को, क्योंकि 1 रुपये की तुलना में 10 लाख बहुत ज़्यादा होता है। बट 10 लाख कुछ ज़्यादा नहीं होता है। देखिए आप 10 लाख मैं लिखूँगा, अगर
सो दिस इज 10 लाख। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 10⁶ है ओनली। तो अगर आपके पैसों को मैं एक साल में केवल 10⁶ कर दूं तो आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा है ये 10⁻42 है। ठीक है, 10⁻42 ऐसे 42 जीरो हो जाएंगे, इतना गुना ये ज़्यादा है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते पाए गए, जो कुछ अलग था, समझ नहीं आया क्या हुआ ये। तो इलेक्ट्रॉन को हटाकर प्रोटॉन को रखा गया, इलेक्ट्रॉन को हटाकर प्रोटॉन को रखा गया। ठीक है, उसी डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर पे। इस बार प्रोटॉन के साथ भी वही हुआ, प्रोटॉन भी दूर जाते महसूस हुए बहुत तेजी से, और उसका फोर्स जब कैलकुलेट किया गया तो वो भी इतना ही आया, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इतना ही आया, 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। बहुत अजीब चीज हो रही थी। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि हर एक मास दूसरे मास को खींचेगा, हर एक मास दूसरे मास को खींचेगा। इसमें मास है, इलेक्ट्रॉन में मास है 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन में भी मास है 1.672 × 10⁻27 kg। क्यों हो रहा था ऐसा, क्यों नहीं खींच रहे थे एक दूसरे को, क्यों वो दूर जा रहे थे? मास तो है उसमें, मास तो है उसमें। ठीक है, एक कोई अच्छा लड़का स्कूल का, जो स्कूल में काफ़ी होनहार था, वो मर्डरर बन जाता है, वो मर्डरर बन जाता है। और जब कोई इसका स्कूल टीचर उसके बारे में सुनता है तो बोलता है यार वो तो बहुत अच्छा लड़का था, वो कैसे किया, वो नहीं कर सकता, कैसे हुआ उसके साथ, क्यों कर दिया वो। ठीक है, समझेंगे हम क्यों हुआ ऐसा। तो प्रोटॉन पे भी देखा गया तो 2.3 × 10⁻24 न्यूटन पाया गया फोर्स। बचे न्यूट्रॉन साहब, उनको भी लाया गया, भाई तू क्यों बाकी रहो, तो न्यूट्रॉन को लाया गया, दो न्यूट्रॉन को एक साथ रखा गया। ठीक है, सेम डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, बट ये अट्रैक्ट होते पाए गए। उम्मीद क्या थी कि भाई जैसे ये रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है, ये भी रिपल्सन ही होगा, बट इस बार अट्रैक्शन हो रहा था। बड़ी परेशानी बढ़ गई भाई कि भाई तू भी रिपेल कर जाते। मान लेते हैं कि जो एटम के अंदर तीनों पार्टिकल्स हैं, तीनों रिपल्सन करते हैं, कुछ अलग होगा इनके बीच, बट एक ने बोला कि मैं अट्रैक्शन करूंगा। जब फोर्स कैलकुलेट किया गया कि कितना अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच है, तो वो जो फोर्स अट्रैक्शन, अगर मैं लिखूं इसको, तो इसको जब वैल्यू आई, वो वैल्यू थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, वो वैल्यू थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। क्लियर हो रही बात? ये न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब जा रहे थे, उसी फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि मास के कारण होता है। तो समझ में आया कि न्यूट्रॉन में वो चीज़ नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, जो सभी के पास नहीं है, हाँ, जो न्यूट्रॉन के पास नहीं है। सो इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके चलते ये फोर्स लग पा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मास के चलते यह फोर्स लग पा रहा है। अगर इसमें से मास आप गायब कर दें, अगर इसका मास 0 हो जाए या इसका मास 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन का ये 0 कर देते हैं आप, जैसे 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ मास। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ मास। उसी तरह एक ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी है जिसके चलते यह फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक जगह और कहीं लिखा होगा मैंने इसको, कहाँ गया जी, नहीं लिखा क्या कहीं, ओ एक्चुअली यहाँ लिखना था, नहीं लिखा मैंने। चलिए, उसी के चलते यह फोर्स प्रोटॉन के बीच भी एग्जिस्ट करता है, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, ई मीन्स इलेक्ट्रिकल, गॉट इट। तो अगर आपसे पूछी जाए
कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिफिनीसन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि द डिफिनीसन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक गुण है इसका, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इनेबल्स जो काबिल बनाता है इसको, ए बॉडी को, टू एग्जर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है, इसकी एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसके चलते ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक फोर्स को महसूस करता है। ठीक है, थोड़ा फील्ड का कॉन्सेप्ट है, उसमें बात नहीं की जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो जब मैं फील्ड बता दूंगा उसके बाद मैं आपको इसकी अलग डिफिनेशन बताऊंगा एक चार्ज की। ठीक है, बट फॉर नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इनेबल्स ए बॉडी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसमें से कुछ नोट करने लायक हो तो कर सकते हैं। ओके, तो ये है डिफिनेशन इलेक्ट्रिकल चार्ज की कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इनेबल्स ए बॉडी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, और it also enables, or you can define it in another way, that it is a property which enables a body to experience a force in electromagnetic field. Got it? और ये जस्ट मास के जैसा है, जैसे कि मास इनेबल करता है एक बॉडी को, काबिल बनाता है एक बॉडी को कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स महसूस कर सके, या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर सके, या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सके, अगर आसान भाषा में बोले तो। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जो कि इस काबिल बनाता है एक मैटर को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके। ठीक है, बट एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच। ओके, मास भी हमारा फोर्स लगवाता है, कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी फोर्स लगवाता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ये पूरी तरह एक नहीं है। और डिफरेंस क्या है देखते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को साथ रख के देखा गया, प्रोटॉन प्रोटॉन को साथ रख के देखा गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को रख के देखा गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को साथ में रखा गया तो उसी डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर पे, जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रखा गया था, ठीक है, और प्रोटॉन प्रोटॉन को रखा गया था, ठीक, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर पर रखा गया। ये क्या हो रहा था, एक दूसरे से दूर जा रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। बट जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में रखा गया तो ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ठीक है, ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे, कुछ अलग हो गया। फिर ये एक दूसरे के दूर जा रहे थे, ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, बट ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ठीक है, मैटर फिर फंस रहा है। और ये फोर्स जब कैलकुलेट किया गया कितना फोर्स है, तो ये भी फोर्स पाया गया 2.3 × 10⁻⁴ न्यूटन, जो कि इस केस में मिला था हमें, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ मिला था हमें 2.3 × 10⁻⁴ न्यूटन इन बोथ केसेस। इस केस पे वही फोर्स है, बट काम अपोजिट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? इन दोनों के बीच कुछ था जो इसको दूर ले जा रहा था। हमने मान लिया था कोई भड़काने वाला है इनके बीच, जो इनके बीच आग लगा रहा है, इन दोनों को दूर ले जा रहा है, जो इसको भी दूर ले जा रहा है। यानी कि कोई मंथरा देवी हैं, यानी कि कोई मंथरा देवी हैं जो इन दोनों को दूर कर रही हैं, इन दोनों को दूर कर रही हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया था कि एक मंथरा देवी हैं जिसको नाम इलेक्ट्रिकल चार्ज दे दिया हमने, ये एक दूसरे को दूर करती हैं। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब रखा गया कुछ अलग ही हो गया, ये फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कर रहा होगा, जैसे न्यूट्रॉन कर रहा था। जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपने रखा था तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, बट जो इस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे थे, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रहे थे, उस फोर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा फोर्स था फिर अगेन, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोल सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स
ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें इन दोनों के बीच, तो वो अराउंड आएगा, आई थिंक वो आना चाहिए। पहले हमने क्या लिया था, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन लिया था, ठीक है। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास से वो 1800 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें आप 1800 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल बिकम अराउंड 4.4 इंटू 10⁻⁻65 न्यूटन अराउंड। तो ये तो सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, 4.4 इंटू 10⁻65 न्यूटन, बट ये फोर्स तो ये बहुत ज़्यादा है उससे। दिस इज अराउंड 10⁻40 टाइम्स, दिस इज अराउंड 10⁻40 टाइम्स। तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह फोर्स इसी फोर्स के बराबर है जिससे वो दूर जा रहे थे। जिस फोर्स से ये दूर जा रहे थे वही फोर्स है जो उसको करीब ला रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी भी एक ही है, वो मंथरा देवी ही है, वही मंथरा देवी जो इसको दूर ले जा रही है, ठीक है, वही मंथरा देवी इसको नज़दीक भी ला रही है, ठीक है। इन दोनों में आग लगा रही है, बट इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। हो सकता है इनसे कोई मोहब्बत हो, उसको इन दोनों को मिलाना चाहती हो ये, ठीक है। इनके कोई दूर के रिश्ते का कोई भाई लगता हो जिससे मिलाने का मन हो, शादी करवा रहे हो, इन दोनों को दूर किया। खैर, तो हमने पाया क्या कि इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है या प्रॉपर्टी काम कर रही है जो फोर्स लगवा रही है इस फोर्स को, इन दोनों के बीच भी वही प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी चार्ज है जो कभी दूर कर रही थी कभी नज़दीक ला रही है, ठीक है। जो कभी दूर कर रही थी कभी नज़दीक ला रही है। और ये चीज़ सोचने मजबूर कर रहा है कि चार्ज एक टाइप का नहीं है, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़ा गया, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक और चीज़ सोचा गया, एक काम किया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक जगह पैक कर दिया गया, ठीक है, एक छोटे जगह में पैक कर दिया गया। और फिर 1 सेंटीमीटर पे, आप डिस्टेंस ज़्यादा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक इलेक्ट्रॉन रखा गया। इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन भी रखा गया। जैसे इलेक्ट्रॉन रखा, 2 चीज़ करके देखा गया, और इस बार पाया गया कि ये दूर नहीं जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। और ये जो नज़दीक आ रहे हैं, इस बार इनके बीच का फोर्स बहुत कम था, इसी के लगभग में था, कुछ इससे बहुत कम था, इससे बहुत कम था। तो ये क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहे थे वापस एक दूसरे के पास, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इलेक्ट्रिकल जो फोर्स था वो क्या हो गया, 0 हो गया इस केस में। जैसे लग रहा है कि न्यूट्रॉन को रखा गया है। न्यूट्रॉन केस में आपको याद होगा कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, बहुत धीमे आ रहे थे, मतलब उसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह आ रहे थे, उसको आप बोल सकते हैं ठीक है। ये न्यूट्रॉन का केस था। बट अगर यही इलेक्ट्रॉन होता तो इस तरह जा रहे थे, यही प्रोटॉन था तो इस तरह जा रहे थे, यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था तो इस तरह आ रहे थे, ठीक है, इतना तेज़ी से वो मूव कर रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ रखा गया, सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब एक साथ रखा गया और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया ये, और एक प्रोटॉन को जब रखा गया, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ और प्रोटॉन अलग, तो पाया गया कि ये आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, बट कुछ इस तरह आ रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण आते हैं तो कुछ इस तरह आते हैं, इतनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से नहीं आ रहे थे, बहुत धीमा आ रहे थे, जिसको आप 0 भी बोल सकते हैं। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में ये मेंशन किया गया है कि वो उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट रियली अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन तो अट्रैक्शन होगा ही, ठीक है। तो बहुत धीमी गति से आ रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स पाया गया कि 0 है। 0 कैसे हो गया? जहाँ जब प्रोटॉन अकेला था तो वही फोर्स बहुत ज़्यादा था, जब इलेक्ट्रॉन अकेला था तब भी, जब प्रोटॉन था, प्रोटॉन बहुत तेज़ दूर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत तेज़ नज़दीक आ रहे थे। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में रख दिया तो मार काट कर लिए, क्या मर गए क्या, कब मार काट करके? यस, यही हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मार काट करके मर गए, खत्म हो गया। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर ली। जिस प्रॉपर्टी के चलते ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के काबिल थे, उन्होंने वो प्रॉपर्टी गवा दी अपने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब नज़दीक लाया गया,
उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। ठीक है, हमने पाया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच सेम फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच सेम फोर्स लग रहा है, तो हमें लगा था कि इसके बीच जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें है इलेक्ट्रॉन में, वही प्रॉपर्टी इसमें है, दोनों पे चार्ज सेम है। ठीक है, अगर इसमें 5 का चार्ज है, 5 यूनिट का, अब यूनिट की बात करेंगे हम कि यूनिट क्या होती है इसकी, तो सपोज कीजिए 5 यूनिट का चार्ज था, तो इस पर भी 5 यूनिट का चार्ज माना गया। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स सेम था तो प्रॉपर्टी भी सेम होगी, तभी तो सेम फोर्स निकल के आएगा। तो अगर इस पर 5 यूनिट का चार्ज था तो इस पर 5 यूनिट का चार्ज था, बट जब दोनों के साथ में रखा गया तो 5 × 5, 5 + 5 10 नहीं हुआ, 0 हो गया। ये तो तभी होता है, मैथमेटिक्स याद करिए आप, 5 में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाएगा, -5। मैथमेटिक्स के अनुसार 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 अगर था तो -10 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 15 था तो -15 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 50 था तो -50 जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही थी कि ज़रूर ये पॉजिटिव था। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव या निगेटिव था, अगर इस पर -10 था, -10 यूनिट चार्ज था, और इस पर +10 यूनिट चार्ज था, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा था, नेचर अपोजिट आ रहा था। इस समय ये दूर जा रहे थे, खैर इसमें भी दूर जा रहे थे, जब इस केस में बात करें हम, तो नेचर अपोजिट हुआ, ये माइनस था, ये प्लस था, तो ये अट्रैक्ट होने लगे, ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये दूर चले गए, माइनस था, तो ये दूर चले गए। जाहिर सी बात है कि नेचर अपोजिट था, मैग्नीट्यूड तो सेम था। तो यहाँ से निकल के आता है कि चार्ज शायद 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अब कन्वेंशन लेना था, किसको पॉजिटिव लें, किसको निगेटिव लें। तो बाय कन्वेंशन मान लिया गया, उस समय साइंटिस्ट को सूझा कि भाई इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेते हैं हम, प्रोटॉन को पॉजिटिव लेते हैं, तो ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, आप प्रोटॉन को भी निगेटिव ले सकते थे, बट जो कन्वेंशन बन गया बन गया, कोई ज़रूरी तो नहीं था क को ऐसे ही लिखते हैं। क को हमें सिखाया गया क ऐसे लिखेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, हमको बी को भी ए लिखना सिखाया जा सकता है। इसको हम पढ़ाया था बचपन से कि भैया ए है, तो आप इसको आज ए पढ़ रहे होते, आपने कभी पलट के सवाल नहीं किया यही ए क्यों है, यही क क्यों है। और कोई ज़रूरी भी नहीं है करना इस पर, कुछ तो बेसिक चीज़ें माननी पड़ेंगी आपको, फंडामेंटल चीज़ें। ठीक है, तो फंडामेंटली एक के मान लिया गया था, क मान लिया गया था, ये माना गया, ये बी माना गया, उसी तरह फंडामेंटली मान लिया गया। एक को तो मानना था ही कि इसको हम निगेटिव मानेंगे और इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल, और इसीलिए इसका नाम भी न्यूट्रॉन पड़ा है। समझ में आ रहा है बात, इसलिए इसका नाम भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हमने पाया कि टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, वो कैसे मालूम चला, इस तरह कुछ मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब साथ में रखा गया तो पाया गया कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें जुड़ के तभी 0 होती हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, 5 हो बट एक -5 हो। तो जैसे मैथमेटिक्स में 5 और -5 को जोड़ते हैं 0 होता है, 10 - 10 को जोड़ते हैं 0 होता है, 1000 - 1000 को जोड़ते हैं 0 होता है। उसी तरह उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव मान लिया गया, और माना गया कि दोनों 0 हो गए होंगे, और इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है। एक और चीज़ जो समझने वाली बात है इसमें कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और वो निगेटिव चार्ज निकाला भी गया बाय मिलिकन एक्सपेरिमेंट। हमने पाया कि -1.6 × 10⁻19 कूलम है, और प्रोटॉन पे भी 1.6 × 10⁻19 कूलम है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है बाय कन्वेंशन। इस पर एक क्वेश्चन किया है एससी वर्मा ने। ठीक है, इस पर क्वेश्चन दिया है एससी वर्मा ने, और एक और मैं बता दूं आपको, मैं इस सीरीज में आपसे एससी वर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं एससी वर्मा के हर एक टॉपिक को, उसमें एक एक बीट जितने भी हैं, आई विल एक्सप्लेन एवरी बीट ऑफ एससी वर्मा बुक। ओके, एससी वर्मा बुक इज वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। तो मैं उसके सारे एग्जाम्पल्स को, जो बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप बात करें, जो मैं चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एससी वर्मा की बुक में सेकंड बुक में 29 नंबर चैप्टर है ये। ठीक है, और उसमें शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻19 कूलम एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻19 कूलम इज
it mean that the charge on the proton is, the charge of the proton is 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb greater than the charge of electron। एससीओ मैंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्या इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे कम है? एज इन मैथमेटिक्स वी नो डैट कि अगर 10 में पूछा जाए आपको कि 10 है और -10 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियस है 10 -10 से बड़ा है। और कितना बड़ा है? तो इट इज़ 20 मोर देन -10। ठीक है, उसी तरह ऐसे मैंने पूछा क्या इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन पर चार्ज जो है वो 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ज़्यादा है? तो इसका आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज है ये ज़्यादा है और ये कम है। मैथमेटिक्स में होता है ऐसा, बट यहाँ पर बस कन्वेंशन लिया गया है, बताया गया है कि इनका नेचर अपोजिट है, इनका नेचर अपोजिट है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, दोनों अपने फील्ड के बादशाह हैं कह सकते हैं आप। ये प्लस माना गया, बस ये माइनस माना गया, इसका मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों इक्वल हैं, बस उनका नेचर अपोजिट है, सिंबलाइजेशन किया गया है बस। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अब कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इनेबल्स ए बॉडी टू exert इलेक्ट्रिक फोर्सेस और इट आल्सो इनेबल्स ए बॉडी टू गेट एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक मास, as mass enables a body to exert gravitational force, in same way electric charge enables a body to experience electromagnetic field. Okay, there are two types of charges, plus charge and minus charge. ठीक है, the charge on an electron is -1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and charge on proton is +1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and charge on neutron is 0। ठीक है, तो ये हुई समरी, इतना अभी तक हमने बात किया। हमने थोड़ा ऑर्बिटल को भी समझा था। ऑर्बिटल क्या था? ऑर्बिटल इज दैट 3D स्पेस अराउंड द एटम, एटम के आसपास, सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस, इनसाइड द एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर फाउंड टू बी मैक्सिमम, दैट स्पेस, दैट 3D स्पेस इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बहुत टाइप के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और उसके आगे भी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। खैर वो केमिस्ट्री की बात थी। तो इतना भी हमने पढ़ा आज। आई थिंक कि लेक्चर 35-40 मिनट का हो चुका होगा और मैं उससे ज़्यादा का लंबा लेक्चर नहीं करना चाह रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और साथ ही देखेंगे इंडक्शन क्या होता है, अगर वो वीडियो लंबा नहीं हुआ काफ़ी तो। और इसको आप नोट कर लें, इस डिफिनीशन को आप नोट कर लें, और इसमें आपको लगता है कुछ आपके काम का है तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।